दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट के एक और पॉडकास्ट में। और इस बार हमारे साथ हैं देश के जाने माने ब्लॉगर और यूट्यूबर सतीश कुशवाहा। स्वागत है सतीश बाबू हमारे चैनल पे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही तगड़ा इंट्रोडक्शन। देखिए क्या होता था कि 2021 के दशक में जब हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते थे ब्लॉगर बनने के लिए तो नाम आता था अमित अग्रवाल का। labnol.org बहुत पॉपुलर था और साथ साथ हर्ष अग्रवाल, इन लोगों से हमने बहुत सीखा है। आज के डेट में अगर यूथ से पूछा जाए, बच्चों से गली गली में पूछा जाए तो सतीश के वीडियोस, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं सतीश कुशवाहा को इन्वाइट किया जाए पॉडकास्ट पे। और आज के जो यूथ है, जो खास करके आपके ताज़ा टाइम को देख के जो ग्रोथ हुआ है, इसको देख के 6 महीने के अंदर, उससे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड है और मोटिवेटेड है एक न्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए, न्यूज़ ब्लॉग बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली उन सभी लोगों के लिए जो न्यूज़ वेबसाइट या ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं, तो उसका क्या फ्यूचर है, कैसे लिखना चाहिए, शुरुआत कैसे करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इसमें बहुत सारे सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइनअप किया हूँ। सबसे पहला सवाल होता है, जब न्यूज़ वेबसाइट खास करके हम लोग बनाने जा रहे हैं तो डोमेन नेम में कीवर्ड जैसे न्यूज़, ताज़ा टाइम आपका है, टाइम हो गया, आज तक, या फिर जो भी कीवर्ड कितना मायने रखता है? ये सब नाम कुछ भी मैटर नहीं करता। ब्रांडिंग करनी है अगर है आपको तो जाके आप थोड़ा सा ऐसा नाम लो जो थोड़ा कैची हो, तो वहां पे डिपेंड करता है। अदरवाइज आप कोई फर्क नहीं पड़ता क्या डोमेन नेम है, कैसा डोमेन नेम है, फिर भी वो रैंक करेगा, कंटेंट वैसा रहेगा। तो डोमेन नेम मैटर नहीं करता। बट अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो फ्यूचर में, जैसे अब ताज़ा टाइम हमने सोचा था कि अच्छा चल रहा है तो अभी इसको हम ब्रांड बनाएंगे। प्लस हम नाम इसलिए भी ताज़ा टाइम हमने लिया कि थोड़ा सा लगे कि न्यूज़ साइट है ना। तो वो एक फील के लिए हमने लिया था, अदरवाइज नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। राइट। सतीश, एक और चीज़ है, ज़्यादातर लोग जो साइट रजिस्टर करते हैं .com पे एक्सटेंशन पे काफ़ी फोकस करते हैं, .com या फिर .in। बाकी इसके अलावा .info, .org और बहुत सारे एक्सटेंशन हैं। क्या वो बराबर होते हैं रैंकिंग के लिए गूगल में, आपसे कुछ .com का ज़्यादा बेनिफिट होता है? देखिए .com को लोग इसलिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी ना, तो ज़्यादातर जो डोमेन नेम रजिस्टर होते थे .com से होते थे। फिर धीरे धीरे कंट्री स्पेसिफिक आने लगा और .net, .org। तो इनका भी एक मीनिंग होता था कि .org मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये सूचित कर रहा है, हाँ, रिप्रेजेंट कर रहा है। .in है तो एक कंट्री बेस्ड, जैसे इंडिया बेस्ड कोई साइट है। .uk है तो यूके की साइट है। तो बट मैंने बहुत सारी ऐसी साइट देखी है जो .in डोमेन होते हुए भी यूएस में रैंक कर रही हैं। ओके। तो मुझे ये नहीं लगता कि एक्सटेंशन इतना मैटर करता है। बट हाँ, अगर जैसे मान लीजिए सर्च रिजल्ट में 10 साइटें दिख रही हैं, अब मान लीजिए कोई यूएस का बंदा है, अगर वो थोड़ा भी इंटरनेट सेवी होगा, मतलब उसको इंटरनेट का नॉलेज होगा, तो बंदा ना जब भी क्लिक करने से पहले वो डोमेन नेम एक बार रीड करता है। तो डोमेन नेम देखेगा .in है तो कहेगा भाई मेरे हिसाब का कंटेंट नहीं होगा, तो उसको छोड़ सकता है, उस पर क्लिक नहीं करेगा। तो .com होगा या फिर .us होगा, मतलब वहाँ उसके लोकल उसको ज़्यादा प्रीफर करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बट गूगल का भी ये नहीं आपको वो करेगा कि भाई हम इसको रैंक नहीं करेंगे तो .in डोमेन। अगर कंटेंट हमने बनाया हुआ यूएस का तो यूएस में वो दिखेगा। बट अब वहाँ का बंदा उस पर क्लिक करता है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। राइट। और सतीश, आज भी आप ब्लॉगर जो फ्री का है उसे एक न्यूज़ वेबसाइट के लिए प्रेफर करेंगे और ऑडियंस को रेकमेंड करेंगे, या फिर वर्डप्रेस ही चाहिए? देखिए, जो एक बिगिनर बंदा है ना, अगर उसको कुछ नहीं आता तो सबसे पहले तो उसको कंटेंट लिखने सीखना चाहिए कि भाई कंटेंट कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ एसईओ वाला कंटेंट कैसे लिखे कि जो हमारा गूगल सर्च में वो दिखे। तो वो पहले सीखने पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ें कैसे, लाइक कहाँ पे हम पोस्ट करेंगे, ब्लॉग बनता कैसे है। तो अगर ये सब प्रैक्टिस करने के लिए ब्लॉगर को मैं बेस्ट मानता हूँ। बिकॉज मैंने भी अपने करियर की शुरुआत ब्लॉगर से करी थी। अब हो क्या रहा है कि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि अगर हम वर्डप्रेस रिकमेंड कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि हम अपना अफिलिएट चिपकाएंगे या फिर पैसे हम कमाएंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर जनरली बोले तो ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा साइट वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है। 60% से ज़्यादा जो ब्लॉग्स है या फिर जो भी साइट चल रही है वर्डप्रेस पे ही है। इसका रीज़न ये है कि वर्डप्रेस पे हम अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी प्लगइन्स की ज़रूरत हो हम उसको डाल के वहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इस प्लगइन का क्या काम है। मतलब जिस भी तरीके का आपको चाहिए हमारा फुली कंट्रोल होता है। ब्लॉगर पे क्या होता है, एक कॉपीराइट आएगा आपका पूरा साइट डिलीट हो जाएगा। वर्डप्रेस पे क्या है कि आपके पास साइट का बैकअप रहता है और आप उसको वापस से होस्ट कर सकते हो। आप अपने सर्वर वाले बंदे से बोल सकते हो कि ये मिस्टेक हो गया था तो इसलिए मेरा जो आईपी था ब्लॉक हो गया था, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो फिर आप वापस रिकवर कर सकते हो। ब्लॉगर पे क्या है, सीधा साइट उड़ जाता है। अब गूगल से आप कैसे बात करोगे, ब्लॉगर जो है गूगल का प्रोडक्ट है। तो ये बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बट हाँ, जो बंदा बिगिनर है, सीखना है, तो ब्लॉगर से सीख सकता है जब तक उसको अच्छे से समझ में आ गया कि भाई ब्लॉगिंग ऐसे वर्क करती
है, या फिर जो टेक्स्ट वाला कंटेंट ऐसे वर्क करता है, तो वो फिर वर्डप्रेस के साथ जा सकता है। सतीश, जब बात करें वर्डप्रेस की तो होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, और होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग आप शुरुआत करना सही रहेगा शेयर होस्टिंग से, या फिर आजकल लोग क्लाउड होस्टिंग पे जा रहे हैं, फास्ट है, काफ़ी बहुत बढ़िया है, तो किससे शुरुआत करना चाहिए? ये सब देखिए, होस्टिंग का मतलब हो गया कि आप स्पेस ले रहे हो, आप ऐसा सर्वर ले रहे हो कि थोड़ा सा वो, जैसे अगर क्लाउड पे ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा फास्ट हो जाता है और वहाँ पे वो डेडिकेटेड आपके लिए हो जाता है। शेयर्ड में क्या होता है कि उस एक ही सर्वर पे कई लोगों की साइट्स होती हैं, तो शेयर्ड को थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो रिसोर्स है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर आप शुरू कर रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपके वर्डप्रेस पे जो भी आपका ब्लॉग है, इतना डेटा नहीं है कि उसके लिए लोडिंग के लिए इतना स्पेस चाहिए। तो जैसा कि सतीश ने यहाँ कहा कि आपको शुरुआत हमेशा शेयर्ड होस्टिंग में प्लान से करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बिग रॉक का प्लान आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इस ऑफर वाले पेज पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा गेट होस्टिंग पे, और यहाँ पे आपको इंडिया या यूएस सर्वर कोई भी चूज करना होगा। यूएस रहना, यूएस में सस्ता भी पड़ेगा, आपको बढ़िया स्पीड भी मिलेगा, और यहाँ पे देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के प्लान्स है। 5 साल का चूज करेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत। और हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपको शुरुआत में जब होस्टिंग बाई करें तो 5 साल के लिए खरीदे, ताकि जब रिन्यूअल आप करेंगे ना तो आपको सस्ता पड़े। क्योंकि देखिए, अगर आप 1 साल के लेते हैं, अगले साल रिन्यू करते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता है। कोई भी कंपनी रिन्यूअल पे महंगा चार्ज करती है, तो आप हमेशा लॉन्गर प्लान अगर पैसे हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर आप 1 साल का मिनिमम वो करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टर प्लान है। स्टार्टर प्लान में एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, 5 GB स्पेस है, और वो भी SSD स्पेस है, 100 GB ट्रांसफर है, यहाँ पे लिमिटेड ट्रांसफर है, और बाकी SSL यहाँ पे फ्री। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये प्लान छोड़ दीजिए। इवन बिगिनर्स को भी ये प्लान जरूरी नहीं है, लिमिटेड स्कूल कॉलेज की वेबसाइट के लिए सही रहता है, छोटे मोटे स्कूल के लिए। लेकिन ये ब्लॉग के लिए आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये प्लान एडवांस चूज़ कीजिए, बेहतर है। इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है काफ़ी, और मैं आपको कूपन कोड दूंगा, उसका इस्तेमाल करेंगे तो और भी आपको बम्पर डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, 10 GB SSD डिस्क स्पेस मिल रहा है, यानी सुपर फास्ट रहेगा आपका स्पीड SSD से, और साथ में अनमीटर्ड बैंडविड्थ। जो यहाँ पे आपको 100 GB का ट्रांसफर दे रहे हैं, यहाँ पे अनमीटर, यानी ये साइट आपका रुकेगा नहीं कभी भी, कितना भी ट्रैफिक आ जाए, कितना भी बैंडविड्थ आप कर ले, साइट रुकेगा नहीं, हमेशा चलते रहेगा स्मूथली आपका। 10 ईमेल अकाउंट मिल रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, 5 डेटाबेस है, डेली बैकअप ले सकते हैं, फ्री SSL है, और फ्री में डोमेन, चाहे जो भी एक्सटेंशन आप लेना है, .com, .in, .org, जो भी लेना है वो फ्री मिलेगा इसके साथ। इसके साथ साथ और भी प्लान है, प्रो प्लान है, आप इसमें 10 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो आपकी जैसा रिक्वायरमेंट, अल्टीमेट प्लान है, इसमें 25 कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा, क्योंकि आप ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप ये प्लान से जाइए और बाई पे क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे ये वेबसाइट पोर्टल रजिस्टर करना चाहता हूँ, यहाँ पे चेक करेंगे हम, और ये अवेलेबल है, तो हम इसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये देखिए। अब यहाँ पे 5 साल पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे 5 साल के लिए हमने किया है, तो हमें कितना देना पड़ रहा है, 9,000। लेकिन आप यहाँ पे मेरा कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, इसे हटा के यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, कैपिटल MSS5, ये टाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हैवी। तो ये देखिए अब ये कितना हो गया, देख लीजिए, ये आपको पड़ रहा है 8,400 इतना रुपये। अगर यही चीज़ अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं, इसमें आपको 1 साल के लिए डोमेन जो है फ्री है। देखिए 1 साल के लिए पड़ रहा है 2,500, और 5 साल के लिए पड़ रहा था, आपने देखा 5 साल के लिए देखिए कितना पड़ा, 8,000। तो फ़ायदा हो गया ना आपको, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 5 साल के लिए जाइए, अगर पैसे नहीं है तो आप 1 साल के लिए मिनिमम जाइए, ताकि आपको डोमेन वगैरह SSL फ्री में मिल सके। एक एवरेज न्यूज़ साइट पे कंटेंट कितना लंबा, कितने वर्ड का होना चाहिए? यूजुअली हम जैसे जो रैंक मैथ का जो SEO प्लगइन है 600 वर्ड कम से कम रिकमेंड करता है, तो हम भी चाहते हैं कि 600 वर्ड हो जाए, ताकि सिर्फ न्यूज़ बन के ना रहे, एक टाइम पे वो आर्टिकल के फॉर्म में भी रहे हमारे उस पर, तो इसलिए हम मिनिमम 600 रखते हैं। ओके ओके ओके। और सतीश, ये जो रैंक मैथ वगैरह प्लगइन है, एक्सटर्नल प्लगइन यूज्ड हो गया, जो भी हो गया, लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या बहुत से लोग सोचते हैं कि बस इंस्टॉल कर दिए उसको और वो जो इंडिकेशंस दे रहा है वो एक्यूरेट है, उससे जो अगर ग्रीन इंडिकेशन मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है 85% 90%, तो क्या रियल में वो गूगल के सर्च में आता है या फिर उसके लिए बेहतर माना जाता है?
नहीं, वो इसलिए दिया हुआ है कि आप कोई पैरामीटर भूल ना जाओ कि भाई मैंने ये चीज़ करना भूल गया। जैसे एग्जांपल के लिए आपने पूरा आर्टिकल बना दिया, उसमें आपने इंटरनल लिंकिंग करी नहीं, एक्सटर्नल लिंकिंग करी नहीं, और आपने साइट को लाइव कर दिया, तो थोड़ा सा वो आपको रिमाइंडर देता है कि भाई ये आपने ना इंटरनल लिंकिंग नहीं लगाई, वो लगा दो। आपने इमेज पे ना ऑल टैग नहीं लगाया तो वो लगा दो। आपने फीचर इमेज नहीं लगाया, उसको लगा दो। तो रिमाइंड देने के लिए वो टूल होता है। हम कंप्लीटली उस पर डिपेंड होकर नहीं बोल सकते कि भाई 80 स्कोर हो गया तो रैंक ही करेगा, जरूरी नहीं है। वो रिमाइंडर के लिए होता है कि जब हम ऑन पेज एसईओ करते हैं तो उसमें जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो सारे कवर हैं कि नहीं, उसलिए वो उन प्लगइन्स का हम यूज करते हैं। और हाँ, एफएक्यू वगैरह ये सब में थोड़ा हेल्प करता है, बट वही है कि आप टूल पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, कंटेंट पे अच्छा फोकस नहीं करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, आप चाहे नंबर 100 में 100 लेके आ जाओ। तो मैटर करता है कंटेंट आप अच्छे से बनाओ, वो सब चीज़ें हैं, पैरामीटर्स को आप भूलो मत, इसलिए। सतीश, जब बात आती है ब्लॉग लिखने की, कंटेंट लिखने की, तो लोग कहते हैं इसमें एक वर्ड होता है कॉपी पेस्ट। लोग करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं करना है। सब लोग जानते हैं कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉपी पेस्ट किसको एक्चुअली बोला जा रहा है। यानी कोई दूसरे वेबसाइट से कंट्रोल-A कंट्रोल-C कर कंट्रोल-V कर दिया उसे, या फिर वर्ड, या फिर खुद से कंटेंट को हम एक नोटपैड में लिखे या वर्डपैड में लिखे और उसको फिर कॉपी किए, या फिर AI से हम कॉपी पेस्ट कर लिए। तो इसमें आप ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा, AI वाले बहुत से लोग AI का इस्तेमाल करके कि एक आर्टिकल लिखिए और AI और उस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर है तो बताइए थोड़ा इसके बारे में ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ। अब जैसे कॉपी पेस्ट की बात करें तो सबसे जो बेसिक वाला कॉपी पेस्ट हुआ जब मैंने ताज़ा टाइम की वीडियो जब बनाई थी कि मैं एक न्यूज़ साइट बना रहा हूँ और देखते हैं कैसा वर्क करता है, वो मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगा। तो उसमें क्या हुआ, कम से कम मुझे लगता है कि 200-400 लोगों ने तो ताज़ा टाइम के जैसे ही पूरा साइट बना दिया, मिलता जुलता नाम भी ताज़ा टाइम, किसी ने ORG ले लिया, किसी ने .net ले लिया, किसी ने ताज़ा टाइम खबर ले लिया, मतलब कुछ ना कुछ ताज़ा टाइम लगा के उसके साथ में ऐड करके ताज़ा टाइम जैसा ही सेम टू सेम चिप दिया। तो ये तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ एक कदम मैं चल रहा हूँ तो आप मेरे पीछे ही चल रहे हो, मैं मतलब 4 कदम चला आप 3 कदम चले, तो वो कोई मतलब नहीं होगा एक इस तरीके से कॉपी पेस्ट करने का। आप इंस्पिरेशन लो, आप चीज़ें सीखो और फिर उसको अपने तरीके से इंप्लीमेंट करो, ऐसे होता है। दूसरा, अगर कॉपी पेस्ट की बात है तो और भी होते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स लोगों ने, जैसे मान लीजिए मैं न्यूज़ ढूंढ रहा हूँ, मैं कैसे ढूंढता था वो भी मैंने बताया था कि हम यूज करते थे ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, मैंने अपनी टीम को बता रखा था। साथ ही साथ हम गूगल अलर्ट्स का यूज करते थे कंटेंट के लिए। अब वो कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूँ, रात भर 4-4, 5-5 बजे तक हम ढूंढ रहे हैं और उसको लाइव कर रहे हैं। जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जैसे हमने कंटेंट डाला फिर उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया अपने ब्लॉग पे, अपने न्यूज़ ब्लॉग पे। अब आप ये बताओ, गूगल को भी तो दिख रहा है ना कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ क्या होता था कि इतना कॉपी पेस्ट कि लोगों ने इंटरनल लिंकिंग तक हटाई नहीं। अच्छा, तो हाँ, उनके भी साइट पे मेरे ही लिंक्स हैं, तो वहां से मेरे को बैकलिंक भी मिल रहा था। तो इस वजह से आप देखोगे ना, ताज़ा टाइम की अथॉरिटी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमने कहीं बैकलिंक नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने कॉपी पेस्ट कर करके वो बैकलिंक बना दिया। तीसरा, कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी से या फिर कोई भी AI टूल का इस्तेमाल करके। अभी जो अपडेट आया ना, इसमें AI रिटेन कंटेंट को भी पेनलाइज किया गया है। मैं इसमें चीज़ें बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं कि अब कई लोगों ने सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं जो सिखा देते हैं ऐसे ही कि चैट जीपीटी पे जाओ, बोल दो कि इस टॉपिक पे आर्टिकल लिख दो, कि चैट जीपीटी को सिंपल एक कमांड डाल दो, प्रॉम्प्ट डाल दो, वो लिख देगा, और फिर उसको लोग कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं अपने ब्लॉग पे। या फिर किसी साइट से कॉपी कर रहे हैं आर्टिकल, फिर उसको चैट जीपीटी को बोल रहे हैं इसको ना रिफ्रेश कर दो या फिर रीराइट कर दो। हाँ, तो वो सब चीजें नहीं वर्क करेगी, क्योंकि जब आप खुद पढ़ोगे ना उस आर्टिकल को, उतना मजा ही नहीं आएगा, रस ही नहीं आएगा। बिल्कुल। उनके लिए AI कंटेंट अच्छा से वर्क करेगा जो बोलेंगे कि भाई मुझे ना इस कीवर्ड से रिलेटेड और अच्छे अच्छे कीवर्ड सजेस्ट करो, फिर इन कीवर्ड्स का मेरे को यूज करके एक वो पैराग्राफ बता दो या फिर इसका वो बता दो, आउटलाइन बता दो कि क्या क्या पॉइंटर्स में ऐड करूँ, सब हेडिंग्स बता दो। तो चैट जीपीटी जब एक एक स्टेप्स में जब हम जाएंगे ना, तब अच्छा कंटेंट बनेगा। सही बात है। एक सवाल है सतीश, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम हिंदी ब्लॉग बना दिए, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है पैसे के मामले में, उस पर RPM कम मिलेगा, या फिर रीजनल ब्लॉग बना दिए, बंगाली वगैरह हो गया, मराठी, तमिल, तेलुगु जो भी हो गया, rather than इंग्लिश। इस पर क्या आपका सोच है इन टर्म्स ऑफ मनी सर्च, क्या है? अगर सिंपल शब्दों में बात करें सर, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा मिलेगा जहाँ पे ऐड रेट्स हाई है, जहाँ पे
उस कीवर्ड पे लोग बिड कर रहे हैं, वैसे कीवर्ड्स पे ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर हम हिंदी में कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो हिंदी में इतने एडवर्टाइजर्स नहीं पैसे लगाते हैं, तो आपको नॉर्मल एक जेनरिक्स आपको CPM मिलेगा या फिर RPM मिलेगा। वहीं आप अगर ऐसे बड़ी कंट्रीज़ के लिए लिख रहे हैं जैसे कि US है, UK है, तो वहाँ पे CPM हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐड कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे बिडिंग बहुत तगड़ी होती है, मतलब बहुत महंगे रेट्स के ऐड चलते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई हिंदी में बना रहा हूँ तो नए पैसे मिल रहे हैं, आपको ब्लॉगिंग समझ में आ गया, तो आप वही कंटेंट US के लिए बनाओ, वही कंटेंट UK के लिए बनाओ, मतलब ऐसी कंट्रीज के लिए बनाओ जहाँ पे एड्रेस ज़्यादा है। अब मेरे को इंग्लिश नहीं अच्छे से आती, या फिर मैं अगर इंग्लिश में कंटेंट लिखने भी जाऊँ या फिर बनाने भी जाऊँ तो मेरे को बहुत समय लगेगा। तो भाई अगर मैं जो चीज़ इजीली कर सकता हूँ या फिर जो मुझे लगता है कि मेरे से हो पाएगा, मैं इसलिए अभी तक मेरे जो भी ब्लॉग्स हैं हिंदी में ही है, इंग्लिश में हमने ट्राई किया, नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है कि आप जो अच्छे से कर सकते हो उसको करो, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो आप अच्छा पैसा बना पाओगे। अगर हिंदी में भी कम मतलब ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप पैसे बना पाओगे। हाँ, राइट। सतीश, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे न्यूज़, जो कोई नया न्यूज़ वेबसाइट बनाया है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, जो आज घटा है, कल घटा, जिसमें पूरा इंडिया लगा हुआ है, पूरा देश लगा हुआ है, वैसे टॉपिक्स को फोकस करना चाहिए लिखने के लिए, कंटेंट के लिए, या फिर रेगुलर जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं न्यूज़ के छोटे मोटे, उनको कवर करना चाहिए? क्या सजेशन है? देखिए, ट्रेंडिंग पे तो ट्रैफिक भर भर के आता है, नए वेबसाइट पे भी, नए वेबसाइट पे भी ट्रेंडिंग को हम फ्रेश कंटेंट मानेंगे। चांसेस रहते हैं कि एक नया वेबसाइट भी, जैसे वीडियो का भी कभी एक नया चैनल का वायरल हो जाता है यूट्यूब पे, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो तो, मतलब देखिए यूट्यूब का तो एल्गोरिथम थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा, बट ट्रेंडिंग कंटेंट में क्या होता है ना, कई बार जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा की लड़ाई हो रही थी। अब पूरे सोशल मीडिया पे लड़ाई के बारे में बातें चल रही है। मैंने क्या किया कि मैंने टीम को बोला इस पे पूरा डिटेल से वो न्यूज़ बना दो कि ये चीज़ें शुरू कैसे हुई, ठीक है। अब हम संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे हम ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक रैंक कर रहे थे फर्स्ट पे, बड़े बड़े न्यूज़ साइट्स को भी हम बीट कर रहे थे। वाह। तो ऐसे आप जब ट्रेंडिंग न्यूज़ को कवर करते हो ना, तो कई बार क्या होता है मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर करना भूल जाती है, और इस चक्कर में जब भी कोई सर्च करेगा ना तो आप ऊपर आओगे, और फिर गूगल की नज़र में क्या होता है कि आप फ्रेश कंटेंट को ना पहले डिटेक्ट कर रहे हो और उन पे आप कंटेंट बना रहे हो, तो गूगल की नज़र में भी आपकी अथॉरिटी बढ़ती जाती है। तो ये फायदा मिल जाता है। इसलिए ट्रेंडिंग कंटेंट के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे हम ट्विटर पे ट्रेंड पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं कि क्या चल रहा है, यूट्यूब पे भी हम देखते थे, हाँ यूट्यूब पे भी देखते थे। इसके अलावा हम यहाँ पे गूगल अलर्ट्स करके बहुत सही टूल है, आप कोई भी कीवर्ड से रिलेटेड अगर आपको आर्टिकल बनाना है तो आपको लेटेस्ट चीज़ें वहाँ पे दिख जाती है, बड़े बड़े अथॉरिटी साइट्स का लेटेस्ट कंटेंट दिख जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए iPhone 16 आने वाला है, उसकी कुछ इमेज लीक हो गई, तो मैं सर्च करूंगा सिंपली गूगल अलर्ट में जाके iPhone 16। अब मेरे को iPhone 16 से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा अथॉरिटी साइट से वो मेरे को दिख जाएगा, फिर उसमें मैं थोड़ा सा अपना ऐड करके मैं उस पर कंटेंट बना के डाल सकता हूँ। फ्री थीम वर्सेस पेड थीम, अगर नया ब्लॉग शुरुआत करना, क्या फ्री थीम से शुरुआत करना सही रहेगा, पेड थीम ही बेहतर रहता है एक न्यूज़ वेबसाइट या कोई ब्लॉग के लिए? किसी भी चीज़ के लिए मैं कहता हूँ फ्री थीम पेड थीम से कोई मतलब नहीं है। पेड थीम होगा तो अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइजेशन एक्स्ट्रा हो जाता है, फ्री थीम में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं होते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए आप ऑफलाइन कोई स्टोर खोलना चाहते हैं, आपके मित्र ने बोला कि भाई इस दुकान में तुम अपना धंधा शुरू करो, मेरे को पैसे तब देना जब तुम्हारे पैसे आने लगेंगे। तो अब ये मैं कहूँगा कि आपने फ्री का दुकान लिया है तो आपके कस्टमर नहीं आएंगे आपके उस पर स्टोर पे? बिल्कुल आएंगे। तो फ्री थीम और पेड थीम से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, मेन है कि उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है, हम अपनी साइट का लुक एंड फील और अच्छा कर सकते हैं, इसलिए पेड थीम की तरफ लोग जाते हैं। हाँ, फ्री थीम में हमें ना ये कोशिश करनी चाहिए कि फ्री थीम ऑफिशियल साइट से ही हम डाउनलोड करें, नहीं तो कई बार क्या होता है कुछ लोग क्रैक थीम डाउनलोड करते हैं, नल्ड थीम डाउनलोड करते हैं, उसमें ना वायरस होते हैं, या फिर वायरस नहीं भी फिर भी अंदर कोई लिंक होता है, या फिर वो बंदा ना आपको पीछे से ट्रैक कर रहा होता है कि आपकी कौन सी साइट है, क्या कर रहे हो साइट पे, अगर आपकी साइट अच्छी हुई तो उस पर अटैक करवा सकता है या फिर हैक कर सकता है। तो नल्ड थीम से बचना चाहिए, क्रैक थीम से बचना चाहिए, फ्री थीम यूज कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से। हाँ बिल्कुल। एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग जब आर्टिकल लिखते हैं ब्लॉग पोस्ट पे, तो कीवर्ड, मान लीजिए मेरा एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड को एक आर्टिकल में कितनी बार रहे तो हेल्दी माना जाएगा, उसे पेनलाइज या फिर कीवर्ड स्टफिंग नहीं कहा जाएगा? मान लीजिए एक आर्टिकल 600 वर्ड्स का है, तो उसमें एक कीवर्ड जो मेरा मेन कीवर्ड है वो कितनी बार अपीयर होता है तो हेल्दी रहेगा? अगर रैंक मैथ या फिर योस्ट प्लगइन, जो एसईओ वाले प्लगइन हैं, इनकी बात माने, या फिर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे नील पटेल हैं जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग यही बोलते हैं 0.5% से लेके 1% तक हम यूज़ कर सकते हैं।
मतलब कि अगर मान के चलो 1000 वर्ड का है तो हम 10 बार यूज़ कर सकते हैं अपने मेन कीवर्ड को, 5 से 10 बार। हाँ, गुड। कितने पोस्ट लिखने के बाद या फिर कितने समय के बाद या क्या सिग्नल मिलने लगे तो अपने हम ब्लॉग पोस्ट को अप्लाई करें गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए? देखिए पहले तो जो बेसिक पेजेस हैं उनको हमें बना लेना चाहिए, जैसे कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, और जो भी हमने नेविगेशंस बनाए, मेन्यू जो हमने बनाया, तो सब में एक एक आर्टिकल होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि हमने मेन्यू बना दिया उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक साइट प्रॉपर दिखनी चाहिए कि हाँ ये साइट, ऐसा नहीं लगनी चाहिए कि एकदम अभी तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, आर्टिकल एक ही दो हमने डाले, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और इंडेक्स जब होना शुरू हो जाए और 2-4 ट्रैफिक थोड़ा सा आने लगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल सर्च से, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। और गूगल सर्च से ट्रैफिक नहीं भी आ रहा है, हमने कंटेंट अच्छे बनाए हुए हैं, फ्रेश कंटेंट बनाया हुआ है। फ्रेश मतलब कि ऐसे टॉपिक पे हमने लाइक कंटेंट बनाया है जो एकदम नया है, फ्रेश है, तो जाके उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूवल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर नहीं भी अप्रूवल मिल रहा है तो गूगल आपको बताता है, गूगल एडसेंस बताता है कि आपके साइड में एक कमी है, उसको सही करिए, फिर आप अप्लाई करिए। सतीश, एक और सवाल है, लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि एडसेंस से अप्रूवल से पहले हमें जो ट्रैफिक मिलता है, एक्सटर्नल ट्रैफिक, अगर हम सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपने पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, या यूट्यूब के कम्युनिटी में या अदर, तो उससे कुछ हार्म होता है, पेनलाइज होता है, या फिर वो ट्रैफिक भी पॉजिटिव काउंट करता है गूगल अप्रूवल के लिए एडसेंस के? नहीं, कोई हार्म नहीं है, अनलेस अगर आप ऐसा कहीं बोल रहे हो कि यहाँ जैसे क्लिक बेट करना होता है ना यूट्यूब में, तो अगर वैसे ही आपने सोशल मीडिया पे क्लिक बेट किया कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुमको मिलेंगे पैसे, या फिर कुछ भी अनएथिकल ऐसा चीज़ आपने बोल के वहाँ पे ट्रैफिक ले जा रहे हो उस पेज पे, तो दिक्कत है। अगर आपने जो चीज़ है एक्चुअल में यही बता रहे हो कि जैसे मान के चलो कोई न्यूज़ ब्लॉग है या फिर कोई ऐसा पोस्ट है, तो उसके बारे में आप लिख के शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे या फिर ग्रुप में, कम्युनिटी पोस्ट पे, तो कोई हार्म नहीं है, आप ले सकते हो एक्सटर्नल सोर्स से ट्रैफिक। ओके। नॉर्मल वेबसाइट जो होता है, ब्लॉग होता है, उसको तो हम लोग अप्रूवल करा लिए, जो भी करना है तो कर लेता है। लेकिन सुना ऐसा मैंने कि जो न्यूज़ कैटेगरी का वेबसाइट है उसका गूगल न्यूज़ से अप्रूवल लेना होता है। ये क्या होता है, थोड़ा ऑडियंस को थोड़ा आसानी से? देखिए जो गूगल न्यूज़ होता है ना, उस पर हम फ्रिक्वेंटली आर्टिकल पोस्ट करते हैं, तो उसका तुरंत इंडेक्स होना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलिए अभी मैंने कोई न्यूज़ कवर किया और पोस्ट किया, पब्लिश किया, अब वो 2 दिन बाद रैंक हो गया या फिर 4 घंटे बाद रैंक होगा, तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना। जैसे ही मैंने पोस्ट किया मेरे को तुरंत रैंक होना चाहिए। जैसे मान के चलिए भूकंप आया, अब भूकंप को मैं कवर करूंगा, अभी भूकंप आया, अब वो 2 घंटे बाद रैंक हो गया, क्या मतलब है? तब तक तो सबने न्यूज़ तो देख ही लिया ना, तो मेरा न्यूज़ क्यों पड़ेगा? तो इसीलिए जो पब्लिशर करके है, गूगल पब्लिशर सेंटर है, वहाँ पे हम अपनी जो भी हमारा न्यूज़ ब्लॉग है उसका अप्रूवल लेने से क्या होता है कि हमारी इंडेक्सिंग होती है बहुत फास्ट हो जाती है, और जैसे ही हम पोस्ट करते हैं और जैसे हम पब्लिश करते हैं, हमारा गूगल में इंडेक्स हो जाता है, और फिर वहाँ पे ट्रैफिक उसी सेकंड से, मतलब जैसे ही पब्लिश हुआ उसी देर, मतलब उतने 1 मिनट के अंदर ही हमारे पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। बहुत सारे जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे भूकंप वाली बात मैं बता रहा हूँ, जैसे भूकंप आया, उनको बस ये है कि भूकंप आया, कितने मैग्नीट्यूड का आया, क्या आया, कुछ नहीं बताएंगे, एक लाइन का लिखेंगे कि भूकंप के झटके देखने को मिले और उसको पब्लिश कर देंगे, और रैंक हो जाएगा। एक लाइन का रैंक हो जाता है, क्योंकि देखा है, मैंने देखा है। हाँ, लोग सर्च करेंगे अर्थक्वेक, अब जैसे अर्थक्वेक सर्च करेंगे, जो मेन स्ट्रीम लाइक न्यूज पब्लिशर हैं वो टॉप पे आएंगे और लोग उस पर क्लिक करेंगे, फिर ब्रैकेट में वहां पे लिख देंगे कि अब ये इस पे आर्टिकल पे काम चल रहा है, ब्रैकेट में ऐसा करके लिख देंगे, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो और फिर उसको अपडेट करते रहते हैं। तो ये न्यूज़ ब्लॉग में फायदा हो जाता है कि आपके पास पूरा मैटर नहीं भी है, फिर भी आप एक पैराग्राफ लिख के आप पब्लिश कर सकते हो, और फिर वो उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। ओके। सतीश, बैकलिंक का कितना इंपॉर्टेंस है साइट के रैंकिंग में? कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, या फिर वर्क नहीं करता है? इम्पॉर्टेंट तो है, जो नेचुरल बैकलिंक है या फिर जो ऑर्गेनिक जिसको बोलेंगे, या फिर एकदम सही वाले बैकलिंक है, उनका बहुत बड़ा रोल है। बट गूगल बोलता है कि अगर आप खुद से बैकलिंक बना रहे हो, मैनुअली बैकलिंक बना रहे हो, तो हम उसको पेनलाइज करेंगे। अभी जैसे हाल ही में यही हुआ है, जहाँ पे अथॉरिटी का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी साइट की अथॉरिटी अच्छी खासी हो गई है, अब वो क्या कर रहा है कि उस अथॉरिटी का फायदा इस तरीके से उठा रहा है कि किसी भी तरीके के आर्टिकल को लिख रहा है, मतलब जिस फील्ड में उसकी अथॉरिटी बनी है उस पर नहीं लिख रहा है, किसी भी तरीके का आर्टिकल पे रैंक करवाने के लिए वो लिख रहा है, अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठा रहा है, तो उस चक्कर में भी उसको पेनलाइज किया गया है। तो बैकलिंक का फायदा तो है, बट वही है कि जो बैकलिंक आपको मिला है किस तरह से मिला है, आपने खरीदा है या फिर खरीदा भी है तो नेचुरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो मैटर करता है।
इसके अलावा वेब स्टोरीज का न्यूज़ वेबसाइट पे कितना इंपॉर्टेंस है? अगर आप पोस्ट लिख रहे हैं, न्यूज़ वेबसाइट बनाए, तो वेब स्टोरी बनाना चाहिए नहीं? बिल्कुल बनाना चाहिए। वेब स्टोरीज से ट्रैफिक हमारा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ जैसे वेब स्टोरीज जब हम बनाते हैं तो वेब स्टोरीज का जो मैक्सिमम ट्रैफिक आता है डिस्कवर से आता है। तो डिस्कवर जब आपका टैब ओपन हो जाता है तो आपके आर्टिकल्स भी डिस्कवर में जाने लगते हैं। अगर मान लीजिए आपके कंटेंट के साथ किसी ने इंगेज किया हुआ है पहले, तो उसको चांसेस हैं कि आपका जो डिस्कवर में आपके वो भी जाएंगे, आर्टिकल्स जाएंगे और उसको दिखेंगे। तो वेब स्टोरीज डालने से क्या होता है कि वेब स्टोरीज ज़्यादा लोग कर नहीं रहे हैं, बहुत कम लोग ये कर रहे हैं अभी भी। इतना बोलने के बाद भी अभी भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। इंडिया में वेब स्टोरीज पे इतना पैसा तो नहीं है, बट अगर आप वही चीज़ बाहर के कंट्रीज़ के लिए कर रहे हो तो वहाँ पे आरपीएम और जो सीपीसी है ज़्यादा अच्छा है। तो वेब स्टोरीज तो करना ही चाहिए। करना चाहिए। राइट सतीश। एक दिन में कितना पोस्ट लिखे? अगर लिख रहा है लोग तो खुद से लिखे, आप रिकमेंड कीजिएगा कंटेंट? बहुत से लोग क्या कर रहे हैं ना कि बस सोच लेकर ही, जैसे बिजनेस की तरह हो गया है, न्यूज़ वेबसाइट बना दिया, कंटेंट राइटर्स को हायर कर दिया, वो लोग लिख रहे हैं। इस पर क्या आपका रहेगा? कितना पोस्ट पर डे जाए, वो कितना मायना रखता है? और सेल्फ लिखना चाहिए या फिर कंटेंट राइटर से लिखवाना चाहिए? देखिए, अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, खुद से नहीं लिख सकते तो आप कंटेंट राइटर को बिठा सकते हैं। वही है कि एफोर्ड करने वाली बात है। बट अगर आप न्यूज़ ब्लॉग आपने बनाया, न्यूज़ है, तो 5 से 10 तो लिखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैटर करता है। और अगर नॉर्मल ब्लॉग है तो आप उस पर दिन का अगर 1 भी कर रहे हो या फिर हफ्ते में 4 भी कर रहे हो, 5 भी कर रहे हो तो चल जाएगा। तो न्यूज़ ब्लॉग पे फ्रीक्वेंसी मैटर करता है। और रही बात टीम हायर करने की, तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा 10 आर्टिकल नहीं लिख सकता। इवन मैं जब शुरुआत जब मैंने करी थी ब्लॉगिंग की, तो मैं जब आर्टिकल्स लिखता था तो दूसरे ब्लॉग्स के लिए भी आर्टिकल लिखता था, और मेरे खुद के जो ब्लॉग थे उस पर भी मैं आर्टिकल लिखता था, और डेली मैं करता था। तो और कॉलेज भी मैं जाता था, तो ऐसा नहीं है, मैं डेली के 3 से 4 आर्टिकल्स लिखता था कॉलेज के बाद भी। मतलब कॉलेज से आने के बाद मैं ये चीज़ें करता था, और मेरा वहाँ से पार्ट टाइम मैं इनकम थोड़ा बहुत कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, जुनून होना चाहिए। और बिल्कुल वही है कि ज़्यादातर लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या फिर सामने वाले का देख के सेम वैसा ही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वर्क नहीं करेगा। आपको खुद का दिमाग इसमें डालना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, और जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो जाके चीज़ें वर्क करेंगी। राइट सतीश। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, अभी रिसेंटली आपको लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो बोलना क्या, मैं तो सामने से मिल लूँ। मैं किसी को भी तकलीफ है सामने से मिल ले, अपना एड्रेस दे दे या मेरे एड्रेस पे आ जाए। और एक और चीज़, किसी में इतनी हिम्मत है तो फिर मिल ही ले। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर सर देखो, ये होता है ना कि आप किसी पे अगर उंगली उठा रहे हो तो इसका कहने का मतलब है कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ मेरा तरीका गलत है, और वो जो कर रहा है वो तरीका सही है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे गलत तरीके से भी मैं रिजल्ट लेके आ रहा हूँ, तुम्हारे सही तरीके से भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या मतलब है? बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनफैक्ट वो तो अलग बात है कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बट मैं तो हर वीडियो में प्रमाण के साथ में ही बात करता हूँ। बिल्कुल। और जब प्रमाण की बात किया तो आपके ब्लॉग की रीसेंट अर्निंग हमने देखा, काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों को मोटिवेट करते हैं आप, और काफ़ी नए ब्लॉगर्स जुड़ रहे हैं आज के डेट में भी, जब वीडियोस का ज़माना है। काफ़ी लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कायम किए हुए हैं। इनफैक्ट सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ज़्यादा ही इनकम होता है तो मैं दिखाता हूँ। मैं कम भी हो रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ कि भाई चलो ये ब्लॉग पे इफेक्ट पड़ा है, लो मैं दिखा रहा हूँ कि देखो ये ब्लॉग इफेक्ट पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम 7-8 साल से चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे साथ चीज़ें खराब नहीं हो सकती, हमारे साथ भी होगा, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गूगल का अपडेट पहली बार आया है। इवन मेरी जो टेक युक्ति साइट है 2 बार हैक हुई है, और हैक करके मेरे कंटेंट को डिलीट कर दिया गया था। लगभग 1 साल का कंटेंट मेरा उड़ गया था, हमारे पास बैकअप भी नहीं था। और जैसे तैसे करके हमने जो पुराने लिंक्स थे ना, उन लिंक्स पे हमने वापस से कंटेंट बनाया था, जो हमारे को लिंक मिले थे ना उन पे वापस से कंटेंट बनाया था, फिर भी उतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, हमें उन पे लगे रहना चाहिए। और ऐसे जो लोग भौंक रहे हैं उन लोगों से भी हम निपट लेंगे, बस अगर कहें तो सामने हम आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है ना सतीश। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल आंसर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोटिवेट करते रहिए, काम करते, मिलते हैं होली में अगर बिल्कुल। होली में मैं गाँव आऊँगा और मिलते हैं सर। थैंक यू सो मच सतीश, बाय बाय। ओके सर, मचाते रहिए।
मचाते रहे।